नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट ने वार्न किया कि अगर ब्राज़ील, चाइना और इंडिया रसिया के साथ बिजनेस चलाते रहे तो उन्हें बहुत बड़े सेकेंडरी सैंक्शन का सामना करना पड़ सकता है। रूट ने ये बात यूएस कांग्रेस में सेनेटर से मिलते हुए कही और एक दिन बाद जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो यूक्रेन को नए वेपन्स देंगे और रसिया से सामान खरीदने वाले देशों पर 100% तक के एक्स्ट्रा टैक्सेस या टैरिफ लगा देंगे अगर 50 दिन के अंदर रसिया शांति की बात नहीं करता है तो। मार्क रूट का कहना था कि ब्राज़ील, चाइना और इंडिया के लीडर्स को सोचना चाहिए कि ये उनके लिए बहुत नुकसानदायी साबित हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इन देशों को पुतिन को फ़ोन करके कहना चाहिए कि वो शांति की बात सीरियसली करें, वरना इसका बुरा असर ब्राज़ील, इंडिया और चाइना पर भी पड़ेगा। यूएस सेनेटर टॉम टाइलेस ने ट्रंप की स्ट्रेटजी की तारीफ की, लेकिन उसने ये भी कहा कि उसे ये डर है कि पुतिन इन 50 दिनों का फ़ायदा उठाकर ज़्यादा एरिया पर कब्जा कर सकता है या फिर पीस टॉक्स में अपनी शर्तें मजबूत बना सकता है। मार्क रूट ने यह भी बताया कि यूरोप भी यूक्रेन की हेल्प के लिए पूरा पैसा इकट्ठा करेगा ताकि जब भी पीस टॉक्स हो तो यूक्रेन स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहे। ट्रंप के साथ जो एग्रीमेंट हुआ उसके हिसाब से अब अमेरिका यूक्रेन को बहुत सारी मिलिट्री हेल्प देगा, जिसमें एयर डिफेंस, मिसाइल और आर्टिलरी भी शामिल रहेंगी और इसका खर्चा यूरोपियन कंट्रीज उठाएंगी। जब नाटो सेक्रेटरी जनरल से पूछा गया कि क्या यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल भी मिलेंगी तो उन्होंने कहा कि हाँ, यूक्रेन को डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों तरह के वेपन्स मिलेंगे, लेकिन अभी डिटेल पेंटागन और यूरोप के मिलिट्री कमांडर्स यूक्रेन के साथ मिलकर डिसाइड करेंगे। उनका सिंपल मैसेज यही था कि अगर रसिया ने शांति की तरफ कदम नहीं बढ़ाया तो सिर्फ यूरोप नहीं बल्कि ब्राज़ील, इंडिया और चाइना पर भी इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा। अगली खबर की बात करें तो पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिंधु ने रिसेंटली एक हाई स्टेक विजिट किया यूएस का, जहां उन्होंने सीनियर पेंटागन ऑफिशियल्स और यूएस मिलिट्री लीडर से मुलाकात की। इस विजिट का मेन ऑब्जेक्टिव रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स और डिफेंस कॉपरेशन पर खुलकर बात करना था, लेकिन सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात यह थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने ओपनली रिक्वेस्ट की है कि यूएस इंडिया को 5th जनरेशन F-35A फाइटर जेट्स ना दे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें एयर चीफ मार्शल ने क्लियरली एक्सप्लेन किया कि अगर इंडिया को F-35 मिल गया तो साउथ एशिया का पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा और आर्म्स रेस भी शुरू हो सकती है। उनका कहना था कि इंडिया और पाकिस्तान की एयरफोर्स कैपेबिलिटी में ऑलरेडी काफ़ी गैप हैं, लेकिन F-35 से ये गैप और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो रीजन की स्टेबिलिटी के लिए खतरा है। इसी बैकड्रॉप में पाकिस्तान भी चाइना का J-35A स्टील्थ फाइटर लेने की प्लानिंग कर रहा है, जो FC-31 का एक्सपोर्ट वेरिएंट है। एनालिस्ट के हिसाब से पाकिस्तान के लिए J-35 अभी भी एक डेवलपमेंटल प्लेटफॉर्म है और ऑपरेशनल मैच्योरिटी में F-35 के लेवल पे नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इससे अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करना चाहता है। पाकिस्तान एयर चीफ मार्शल के विजिट में एक और बड़ी डिमांड ये भी रही कि यूएस कुछ लॉकहीड मार्टिन सप्लाइड रडार सिस्टम को रिप्लेस करें, जो रिपोर्टेडली इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशन सिंदूर के स्ट्राइक्स में डिस्ट्रॉय हो गए थे। इन स्ट्राइक्स का टारगेट पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम और कम्युनिकेशन नोड्स थे, जिससे पाकिस्तान की अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटी पे बड़ा नुकसान हुआ था। चलिए, कहीं तो इन्होंने माना कि पाकिस्तान का रियल में नुकसान हुआ था। अब तक यूएस पाकिस्तान डिफेंस टाइज अफगानिस्तान से विड्रॉल के बाद काफ़ी ठंडे पड़ गए हैं, लेकिन पाकिस्तान सिलेक्टिव कॉपरेशन चाहता है जहां यूएस का भी स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हो। प्रॉब्लम यह है कि यूएस का इंडिया के साथ डिफेंस पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रही है, जैसे GE 414 इंजन को प्रोडक्शन और MQ-9B ड्रोन डील, जिससे पाकिस्तान को टेंशन फील होती है। ऑफिशियली इंडिया ने अभी तक F-35 की रिक्वेस्ट नहीं की है, लेकिन स्पेकुलेशन है कि आगे चल के इंडियन एयरफोर्स 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म पे फोकस करेगा, जो AMCA प्रोजेक्ट के पैरेलल हो सकता है। अगर इंडिया को F-35 मिल गया तो उसकी एयर पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगी, जो पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए कंसर्न का पॉइंट बन जाएगा। अगली खबर की बात करें तो इंडिया का AMCA प्रोग्राम अपने रोड मैप पर स्टेडली आगे बढ़ रहा है, लेकिन रिसेंट डिस्कशन में एक अल्टरनेटिव डिज़ाइन का सजेशन भी आया है, जिसमें ट्विन रशियन 177S इंजन का यूज किया जा सकता है। ये आइडिया सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ कि अगर इंडिया पैरेलल में एक हैवियर मल्टी रोल वेरिएंट डेवलप करे तो उससे नॉट ओनली बैकअप मिलेगा बल्कि रीजनल बैलेंस में एडवांटेज भी मिलेगा। अभी के प्लान के हिसाब से AMCA MK1 GE F414 इंजन यूज करेगा और MK2 में इंडिजिनस 110 किलोमीटर इंजन लगाना है, जो सेफ्रन जैसी फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन से डेवलप किया जाएगा। लेकिन अगर 177S यूज किया जाए तो 142 किलोन्यूटन का हाई थ्रस्ट मिलेगा, जिससे एक पावरफुल
हैवियर फाइटर बनाया जा सकता है। प्रोडक्ट 177S बेसिकली Su-57 जैसी रशियन 5th जनरेशन फाइटर के लिए डेवलप किया गया इंजन है, जिसमें फ्यूल कंजम्पशन कम है, थ्रस्ट ज़्यादा है और सर्विस लाइफ भी बेटर है। लेकिन इस अप्रोच में प्रॉब्लम्स भी हैं। 177S का साइज और पावर करंट AMCA डिजाइन के हिसाब से ज़्यादा है, जिससे पूरे एयरफ्रेम को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा और इसमें 4 से 5 साल का एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। प्रोग्राम कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाएगी और ऑलरेडी तेजस MK2 नेवल TED-BF जैसे प्रोजेक्ट में पैसा लग रहा है, तो फाइनेंशियल स्ट्रेन और भी बढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ज़्यादा सेंसिबल सॉल्यूशन ये होगा कि इंडिजिनस 110 किलोन्यूटन इंजन डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक किया जाए और लिमिटेड 177S को प्रोडक्शन किया जाए सिर्फ सुपर सुखोई अपग्रेड के लिए, ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिल सके बिना पूरे AMCA प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्स बनाए। अगली खबर की बात करें तो जर्मनी की डिफेंस कंपनी रेनमेटल ने अपना एडवांस स्काईनेक्स एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी सिस्टम ऑफर किया है, जो आर्मी की पुरानी L-70 और ZU-23 mm गन्स को रिप्लेस कर सकता है। स्काईनेक्स सिस्टम का मेन फीचर है ऑर्लिकॉन 35 mm रिवॉल्वर गन MK3, जो हाई फायरिंग रेट के साथ 5 किलोमीटर तक की रेंज कवर करता है। इस सिस्टम में अहेड प्रोग्रामेबल एम्यूनेशन यूज होती है, जो टारगेट के पास छोटे टंगस्टन सब प्रोजेक्टाइल्स छोड़कर ड्रोन्स या मिसाइल इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय करती है। स्काईनेक्स का ओपन आर्किटेक्चर उसे मल्टीपल सेंसर्स और इफेक्टर्स के साथ इंटीग्रेट करने लायक बनाता है, जैसे ऑर्लिकॉन X-Star 3D रडार, जिसका डिटेक्शन रेंज 50 किलोमीटर तक है। बैटल मैनेजमेंट के लिए ऑर्लिकॉन स्काई मास्टर सिस्टम यूज होता है, जिससे रियल टाइम टारगेट ट्रैकिंग और एंगेजमेंट डिसीजन लिए जा सकते हैं। यूक्रेन में भी स्काईनेक्स का प्रैक्टिकल यूज देखा गया है, जहां इसने रशियन ड्रोन जैसे ईरानियन मेड शाहिद 136 को सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया था। इंडियन आर्मी के लेगेसी सिस्टम्स जैसे L-70 और ZU-23 mm गन्स मॉडर्नाइज भी हैं, लेकिन आज के सोफिस्टिकेटेड ड्रोन थ्रेट्स को कम्प्लीटली काउंटर करने के लिए स्काईनेक्स जैसा मॉडर्न सिस्टम इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेकिन दिक्कत यही है कि स्काईनेक्स का प्राइस बहुत हाई है, जो ऑलरेडी टाइट डिफेंस बजट को और स्ट्रेन करेगा। और अगर फॉरेन सिस्टम को इंडियन डिफेंस आर्किटेक्चर में इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए भी केयरफुल प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन चाहिए, ताकि पुराने और नए सिस्टम्स के बीच सीमलेस कंपैटिबिलिटी हो। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो पाकिस्तान ने रिसेंटली एक नो टाइम इशू किया है, जिसमें 16 से 23 जुलाई 2025 के बीच अपनी वेस्टर्न और सेंट्रल एयर स्पेस रूट्स को मेजर एयर ट्रैफिक के लिए टेम्पररी बैन कर दिया गया है। इस मूव ने डिप्लोमेटिक सर्कल्स में स्पेकुलेशन क्रिएट कर दिया है कि कुछ मेजर मिलिट्री या डिफेंस रिलेटेड एक्टिविटी प्लान हो सकती हैं। ये स्पेकुलेशन और स्ट्रॉन्ग तब हुई जब पाकिस्तान एयरफोर्स का IL-78 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टर्की में लैंड हुआ। एनालिस्ट का कहना है कि इस विजिट का पर्पस शायद टर्की के साथ मिलिट्री कॉपरेशन या कुछ डिफेंस इक्विपमेंट ट्रांसफर भी हो सकता है, स्पेशली जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिचुएशन टेंस है और पाकिस्तान रिसेंटली स्वार्म ड्रोन्स जैसे न्यू टैक्टिक्स ट्राई कर रहा है। अभी तक पाकिस्तान ने ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शन क्यों की गई है, लेकिन टाइमिंग और टर्की के विजिट को देखकर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि कुछ स्ट्रेटजिक प्लान या इक्विपमेंट ट्रांसफर डेफिनेटली हो रहा है, जो अपकमिंग डेज में रिवील हो सकता है। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।